हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। राष्ट्रीय महिला आयोग काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हर किसी को जानना चाहिए। भारत का नागरिक, देश का नागरिक, जो भी देश का नागरिक है उसको एक नागरिक होने के नाते कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जो यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको तो पता होना चाहिए, उसको तो तैयारी करनी चाहिए, उसको तो देखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। यूजीसी नेट एग्जाम पेपर जो सेकंड टाइप का पॉलिटिकल साइंस का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ यार, लास्ट तक देखिएगा आप वीडियो को, एंड तक देखिएगा। आप ऊपर ऊपर से शुरू से देखोगे उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। आप एंड तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाला है, काफी लाभदायक होगा। ठीक है, आप पूरा क्लास को पूरा देखते हो, वीडियो को पूरा देखते हो तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लास्ट के अंदर होती है। तो आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे दोस्तों महिलाओं से संबंधित जो कानून है ना, महिलाओं से संबंधित देश के अंदर कौन कौन से कानून हैं, संविधान के अंदर कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं महिलाओं को लेकर, उनकी सुरक्षा को लेकर, और कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है, उनकी सुरक्षा को लेकर, और उनको उनको सशक्त बनाने के लिए, ठीक है, महिलाओं का विकास करने के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, उन्हीं में से ये कानून है। वैसे हम उन कानूनों का भी जिक्र करेंगे जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके हरेसमेंट के लिए जो बनाए गए हैं। और राष्ट्रीय महिला आयोग, ये भी एक आयोग है जो महिलाओं को महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको विकास करने के लिए, या देश के अंदर उनको जागरूक करने के लिए, सशक्त करने के लिए यह आयोग बनाया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग। इसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग है वो एक सांविधिक निकाय है या संवैधानिक निकाय है, ये बताइएगा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो आयोग है ना, ये सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है। ठीक है, पहले तो यही कंफ्यूज दूर कर लेना चाहिए कि ये सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक। संविधान के अंदर इसका प्रोविजन नहीं है। सीधी सी बात है कि राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, यानी कि संसद के द्वारा, सांविधिक संसद के द्वारा जितने भी कानून अधिनियम बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, तो वो सभी सांविधिक निकाय होते हैं। ठीक है, और संवैधानिक जो जिसका संविधान के अंदर जिक्र होता है, प्रावधान होता है, या संविधान संशोधन के माध्यम से उसको ऐड किया जाता है, वो संवैधानिक होता है। तो ये सांविधिक निकाय है, ये कंफ्यूज दूर हो जाना चाहिए। मैं लिख देता हूं यहाँ पर सांविधिक। ठीक है, ये सांविधिक निकाय है राष्ट्रीय महिला आयोग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 संसद के अंदर लाया जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, सीधी सी बात है, महिलाओं के लिए यह अधिनियम लाया गया था और इसका गठन किया गया है। इसका गठन है ना वो 31 जनवरी 1992 को हुआ था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत इसका गठन है 31 जनवरी 1992 को किया गया था। यह फैक्ट है दोस्तों, यह भी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी कार्य क्या है। ठीक है, कार्य है महिलाओं के संवैधानिक सुरक्षा उपायों का अध्ययन करना। ठीक है, संविधान के अंदर कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं महिलाओं को लेकर, उनका अध्ययन करता है और आवश्यक सुझाव भी देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, सरकार को आवश्यक सुझाव भी देता है कि महिलाओं से संबंधित और कौन कौन से प्रोविजन है वो किए जाने चाहिए कानून बनाकर। ठीक है, वो सुझाव देने का काम करता है। ठीक है, और दूसरा है शिकायतों के निवारण की सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, शिकायतों के निवारण की सुविधा उपलब्ध कराना, ये इसका कार्य है। ठीक है, महिलाओं को लेकर, महिलाओं को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आयोग के अंदर सीधी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। ठीक है, आयोग की हेल्प ले सकती है, क्योंकि आयोग महिलाओं के लिए बनाया गया है, तो आयोग की हेल्प ले सकती है
और शिकायत करने पर आयोग तुरंत एक्शन भी लेता है। ठीक है, उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी प्रकार का उनका वॉयलेशन होता है महिलाओं के लिए, महिलाओं के ऊपर हिंसा होती है, तो वो मतलब आयोग की हेल्प ले सकती है। ये आयोग उन्हीं के लिए बनाया है। ठीक है, मतलब शिकायतों के निवारण की सुविधा उपलब्ध कराता है। और तीसरा है महिला उत्पीड़न तथा कार्यस्थल यौन शोषण जैसी कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी शिकायतों की जांच करता है। ठीक है दोस्तों, महिला उत्पीड़न यानी कि महिलाओं को लेकर जितने भी हिंसा होती है, आपको पता है दोस्तों, तो उनकी मतलब जांच करता है। ठीक है, उनको कम करने की कोशिश करता है। और कार्यस्थल पर यौन शोषण ये एक वर्ड है, मतलब जहां भी महिलाएं नौकरी कर रही है, मान लो, ठीक है, अपना जो कार्यस्थल है जहां पर रोजगार कर रही है, ठीक है, फैक्ट्री या कहीं पर भी रोजगार कर रही है, तो वो जो कार्यस्थल है ना उनका, जहां पर वो रोजगार कर रही है, तो वहां पर यौन शोषण, सेक्सुअल हरेसमेंट जैसी जो प्रॉब्लम आती है, उनकी शिकायतों की जांच करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, महिला उत्पीड़न और कार्यस्थल पर यौन शोषण जैसी शिकायतों की जांच करने का काम करता है। ठीक है, और चौथा है शीघ्र न्याय प्राप्ति के लिए आयोग पारिवारिक महिला लोक अदालतें स्थापित करता है। ठीक है, महिलाओं को जितना जल्दी मतलब न्याय प्राप्त हो सके, जितना जल्दी न्याय दिलाया जा सके, उसके लिए पारिवारिक महिला लोक अदालतें, जो कोर्ट होती है, पारिवारिक महिला लोक अदालतें, उनकी स्थापना करती है, ताकि वो कोर्ट है, वो अदालतें महिलाओं के लिए ही होगी स्पेशल, तो वहां पर शीघ्र मतलब उनकी सुनवाई हो सके। ठीक है, न्यायालयों के अंदर अक्सर देरी हो जाती है, तो वहां पर टाइम लग जाता है, लेकिन महिला लोक अदालतें बनाई जाएगी, ठीक है, महिलाओं के लिए स्पेशली, तो वहां पर महिलाओं को शीघ्र न्याय दिलाया जा सके, इसकी भी स्थापना करता है आयोग। ठीक है, और पांचवा है उन महिला कैदियों को रिहा किया जाए, उन महिला कैदियों को रिहा किया जाए जिनका आचरण है वो संतोषजनक रहा हो। ठीक है, कोई महिला कैदी है, मान लो किसी महिला कैदी को सजा हुई है, ठीक है, तो वो अगर जेल के अंदर है, तो उनका मतलब आचरण अगर संतोषजनक है, ठीक है, उनका व्यवहार अच्छा है उस समय, तो उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। या ऐसी महिलाएं हैं जिन जो 10 वर्ष हो गए वो सजा काटते हुए 10 वर्ष हो गए, तो उनको रिहा कर दिया जाना चाहिए। ऐसा भी मतलब प्रावधान करता है, ऐसा भी मतलब सरकार को ये बताने का काम करता है। और अपनी रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार को देता है। ठीक है, अपनी ईयरली जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है उनके कार्य, आपको एज इट इज याद हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हो ये को। ठीक है दोस्तों, तो ये यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी संरचना के बारे में। ठीक है, संरचना क्या है, इसकी संरचना की बात करें दोस्तों, तो इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है, और 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, संरचना की बात करें तो एक अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष तो आपको पता है आयोग के अंदर एक अध्यक्ष होना जरूरी है, एक अध्यक्ष तो होता ही है। और 5 इसके सदस्य होते हैं, 5 सदस्य होते हैं, और एक इसका सचिव होता है। ठीक है दोस्तों, एक सचिव होता है, ये मतलब इसकी संरचना है। ये सदस्य होते हैं मेंबर, एक अध्यक्ष होता है, 5 इसके सदस्य होते हैं, और सचिव होता है। ठीक है, और सचिव है वो आईएएस रैंक का जो अधिकारी होता है, उसको गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो कार्यकाल है, टेन्योर कितना होता है, कार्यकाल आपको पता ही है, 3 इयर्स, 3 वर्ष इनका कार्यकाल होता है। और ये जो सदस्य, ठीक है, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
केंद्र सरकार के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और ये जो अपना त्याग पत्र है, त्याग पत्र भी सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। नियुक्ति भी केंद्र सरकार के द्वारा, और त्याग पत्र ये अपना पद छोड़ना चाहिए अगर, तो भी केंद्र सरकार को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये होगा इसका मतलब बॉडी। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसका पहला अध्यक्ष कौन था। पहला अध्यक्ष कौन था। अध्यक्ष के बारे में पूछा जाता है, कौन अध्यक्ष के बारे में फैक्ट के रूप में पूछा जाता है, विकल्प के रूप में। तो आपका पता होना चाहिए दोस्तों कि जयंती पटनायक महिला आयोग है, महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो इसका मतलब महिला ही इसकी अध्यक्ष होनी चाहिए। तो पहली अध्यक्ष है इसकी जयंती पटनायक। जयंती पटनायक ये आपको पता होना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक। जब इसका गठन हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1992 के अंदर, जब 1992 के अंदर इसका गठन किया गया था, तो उस समय जयंती पटनायक है, उनको मतलब इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान के अंदर कौन है, वर्तमान में अध्यक्ष जयंती पटनायक जो प्रथम अध्यक्ष है, इनका मतलब कार्यकाल था, मतलब 1992 के अंदर 31 जनवरी 1992 के अंदर गठन हुआ था, तो 1992 से 95 तक 95 3 साल तक इनका कार्यकाल था। और ये पूछा जाता है कि वर्तमान में कौन है, ठीक है। आपको ऑप्शन के अंदर ज्यादातर यही पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष ये थे, ठीक है, और वर्तमान में ये है, यही पूछा जाता है, बीच वाला ज्यादा इतना नहीं पूछा जाता है। तो वर्तमान में है रेखा शर्मा है वर्तमान में इस आयोग की अध्यक्ष है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो महिलाएं हैं उनको लेकर मतलब कौन कौन से कानून बनाए गए हैं भारत के अंदर। महिलाओं को लेकर कौन कौन से कानून बनाए गए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, संविधान के अंदर भी प्रोविजन किए गए हैं, और संसद के द्वारा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, भारत की संसद के द्वारा भी समय समय पर अधिनियम लाया जाता है, और अधिनियम के माध्यम से कानून बनाए गए, ठीक है दोस्तों। जैसे जैसे कानूनों की आवश्यकता होती है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, ठीक है, उनकी शिकायतें आती है, उन शिकायतों को लेकर जैसे मतलब आवश्यकताएं हुई, उन आवश्यकताओं को लेकर मतलब कानून का निर्माण किया गया है, ठीक है दोस्तों, संसद के द्वारा। संविधान के अंदर बात करें कि संविधान के अंदर महिलाओं से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है, संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद है जो डायरेक्टली महिलाओं से संबंधित प्रावधान करते हैं, ठीक है दोस्तों। वैसे तो पूरा संविधान है वो सभी नागरिकों के लिए, ठीक है, लेकिन संविधान के जो आर्टिकल भी है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशकता, तो ये सारे महिलाओं और पुरुषों के लिए है, लेकिन वो ऐसे आर्टिकल में बताता हूँ आपको जो डायरेक्टली महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, महिलाओं से संबंधित प्रोविजन किए गए हैं, ठीक है। उनमें से आर्टिकल है, आर्टिकल 14 हो गया दोस्तों, 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, ठीक है, आर्टिकल 39, आर्टिकल 42। ये जो आर्टिकल ऐसे है जो डायरेक्टली महिलाओं से संबंधित प्रोविजन है, वो प्रोविजन करते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे आर्टिकल 14, 15, 16, 39 और 42, वैसे तो सारे आर्टिकल है वो महिलाओं से संबंधित प्रावधान करते हैं, महिलाओं और पुरुषों के लिए समान है, ठीक है। लेकिन ये जो अनुच्छेद है 14, 15, 16, 39 और 42, ये डायरेक्टली महिलाओं से संबंधित प्रोविजन करते हैं। तो आर्टिकल 14 है, वो क्या प्रोविजन करता है, जैसे आर्टिकल 14 है वो ये प्रोविजन करता है कि देश के नागरिकों, जिसके अंदर महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल है, तो महिला और पुरुषों के लिए, महिला व पुरुषों के लिए विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष
समानता, यानी कि कानून के अकॉर्डिंग विधि के अनुसार देश का कोई व्यक्ति हो, वो विधि के अनुसार मतलब विधि के समक्ष समान माना जाएगा। ठीक है, सभी लोगों पर समान रूप से कानून का उपयोग होगा। ठीक है दोस्तों, विधि के अनुसार सभी समान होंगे, किसी के साथ कानून के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति है तो उस पर भी वही कानून लागू होगा जो दूसरे व्यक्ति पर कानून लागू होगा। ठीक है दोस्तों, विधि के अनुसार सभी समान होंगे। ठीक है, महिला हो चाहे पुरुष। ठीक है, और आर्टिकल 15 है वो ये प्रोविजन करता है कि जाति और धर्म के आधार पर, जाति कास्ट, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर महिला और पुरुषों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये अधिकार है महिला और पुरुषों का, मतलब नागरिकों का अधिकार है कि जाति, धर्म, जाति उसकी कोई भी हो सकती है, धर्म कोई सा भी हो उसका, मूलवंश उनका वंश कोई सा भी हो, लिंग महिला हो या पुरुष हो, और जन्म स्थान उसका कहीं भी देश के अंदर कहीं पर भी हो, वो मतलब उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 15 के तहत ये बात की गई है कि जाति, धर्म, मूलवंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 16 है। आर्टिकल 16 के अंदर बात की गई है कि सभी नागरिकों के लिए सभी नागरिक चाहे महिला हो या पुरुष, सभी नागरिकों के लिए मतलब लोक सेवाओं में अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात की गई है। यानी कि देश के अंदर कोई वैकेंसी निकली मान लो, तो ऐसा नहीं कि राज्य मतलब पुरुषों को वरीयता देगा। ठीक है, ओनली पुरुषों को नहीं देगा, पुरुष और स्त्री, महिला और पुरुष दोनों को मतलब वरीयता दी जाएगी। ठीक है, वो अपनी योग्यता के आधार पर और अपनी क्षमता के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों में से कोई भी हो, और अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर मतलब लोक सेवाओं के अंदर मतलब सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी पद है प्राप्त कर सकते हैं अगर उनके अंदर क्षमता है तो। ठीक है, तो ये मतलब लोक सेवाओं, सरकारी सेवाओं के अंदर मतलब अवसर की समानता की बात की गई है, स्त्री हो चाहे पुरुष। ठीक है दोस्तों, और आर्टिकल 39 है। आर्टिकल 39 भी महिलाओं के लिए बात करता है कि जो महिला हो चाहे पुरुष, महिला या पुरुष महिला और पुरुष दोनों के लिए मतलब समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया जाएगा। समान अगर कार्य कर रहे हैं तो समान वेतन की बात की जाएगी। उनका जो मानदेय है, जो पैसे है, ठीक है, वेतन, वो मतलब समान दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई कोई महिला या पुरुष एक ही काम कर रहे हैं, कहीं पर रोजगार कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, दोनों का एक काम है, एक माइंड सेट है। ठीक है, एक प्रकार का दिमाग लगाना उसके अंदर, या शारीरिक काम भी हो सकता है या मानसिक कार्य भी हो सकता है, तो वो दोनों मतलब एक ही तरह का मतलब पावर शक्ति यूज हो रही है उसके अंदर। ठीक है, एक ही प्रकार का काम है, लेकिन जो उसको पैसे दे रहा है मालिक, वो सोच रहा है कि मतलब महिला कम काम करती है या पुरुष ज्यादा काम करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब समान कार्य कर रहे हैं दोनों के लिए तो मतलब समान वेतन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि महिलाओं को 300 या जो जितना भी वेतन दिया जा रहा है पुरुष को उसका ज्यादा दिया जाएगा, नहीं, वो समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन दिया जाएगा। उनके महिलाओं के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है आर्टिकल 39 के तहत, यानी कि समान कार्य समान वेतन की बात हुई दोस्तों। ठीक है, और आर्टिकल 42 है कि मानवोचित दिशाओं के अंदर, आर्टिकल 42 बात करता है आर्टिकल 42
42 के तहत आर्टिकल 42 ये कहता है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, उन महिलाओं को न्यायोचित मानवोचित दिशाओं मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। राज्य है महिलाओं के लिए मानवोचित दिशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये एक मौलिक कर्तव्य है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उनके अंदर ये आर्टिकल है, आर्टिकल 39 और 42 दोनों ही। और वो आर्टिकल है वो मौलिक अधिकारों के अंदर है। ठीक है, वो मौलिक अधिकार है महिलाओं के। और ये मतलब राज्य का ये कर्तव्य है कि राज्य मानवोचित दिशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। आपको पता होगा दोस्तों, आप हॉस्पिटल के अंदर गए होंगे कभी, तो वहां पर एक महिलाओं के लिए वार्ड, लेबर वार्ड होता है स्पेशली। ठीक है, जहां पर महिला अपने बच्चे को जन्म देती है, प्रसूति के समय, जहां पर महिलाओं को मतलब प्रसूति की सहायता दी जाती है। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर आपने देखा होगा लेबर वार्ड होता है। तो उस लेबर वार्ड के अंदर जितना भी स्टाफ है, ठीक है, दवाइयां हैं या प्रसूति सहायता के समय जो संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो उस प्रकार के जो सारे संसाधन है वो राज्य उपलब्ध करवाएगा। प्रसूति सहायता के अंदर जो भी मतलब समस्याएं आ रही है उन समस्याओं का समाधान करेगा राज्य। ठीक है, और वहां पर महिलाओं के लिए मतलब स्पेशली प्रोविजन करेगा। ठीक है दोस्तों, वहां पर किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी दोस्तों। तो ये प्रोविजन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये प्रोविजन है संविधान के अंदर महिलाओं के लिए किए गए हैं। और कुछ ऐसे प्रोविजन है दोस्तों, ठीक है, महिलाओं के लिए किए गए हैं। जैसे 1972 का गर्भ चिकित्सा समापन, 1972 का एक कानून भी बनाया गया है महिलाओं के लिए। गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम। ठीक है, ये महिलाओं के लिए मतलब उनका गर्भपात करवाया जाता है किसी महिला का, तो मतलब उनको रोकथाम के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, और एक 1900 दहेज निषेध अधिनियम, जो दहेज प्रथा होती है ना, दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सके, ताकि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंदर बनाया गया। ये भी मतलब महिलाओं को